गुड इवनिंग सबको। आज अपना टॉपिक रहेगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक, मैग्नेटिज्म की जब बात करेंगे तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, लेकिन अब जो नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स रहेंगे, परमानेंट मैग्नेट्स, उनकी बात करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैग्नेट को डिफाइन करते हैं। मैग्नेट को डिफाइन करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अ सब्सटेंस that exhibits magnetic field around it। कोई एक ऐसा सब्सटेंस जिसके आसपास हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने मिले, उसको हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नेट। ठीक, अब ये जो सब्सटेंस रहेगा मैग्नेटिक, कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के। एक होंगे नेचुरल मैग्नेट्स, नेचुरल, और एक होंगे हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नेचुरल मैग्नेट्स जनरली वीकर इन स्ट्रेंथ होंगे। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ कम होगी। और ये कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। इनकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और नेचुरल मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी? वीक होगी। ये क्या होंगे? इरेग्युलर होंगे शेप में, इरेग्युलर इन शेप एंड साइज। इनका शेप और साइज दोनों कंट्रोल किया जाता है। शेप एंड साइज कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। ठीक, आर्टिफिशियल जो मैग्नेट्स होंगे इनको हम बनाएंगे, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोसेसेस का यूज करके, और इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये स्ट्रांग होगा, इनका शेप और साइज भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट्स कम स्ट्रेंथ के होते हैं, इरेगुलर शेप और साइज के रहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के जो दो एग्जांपल जो हम लगातार यूज करने वाले हैं इस चैप्टर में वो रहेंगे बार मैग्नेट और दूसरा रहेगा हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक, ये दो टाइप के मैग्नेट के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक, आगे और आएगा मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक, तो ये जो मैटर लिखा है इससे क्या रिलेट करेंगे हम? मैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास कितने टाइप के होंगे? तीन टाइप के हमारे पास जो होंगे मैग्नेटिक मटेरियल होंगे। मैग्नेटिक मटेरियल नंबर 1, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ये टर्म आपने केमिस्ट्री में भी सुन रखा होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल। एक होगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल, एक होगा हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये तीनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो इनको जब पढ़ाया जाएगा बड़ी ध्यान से पढ़िएगा। डायमैग्नेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये पार्ट लेकिन हमारा इस चैप्टर में बाद में आएगा। शुरू में हमारा पूरा पूरा स्टडी किसको लेके रहेगा? बार मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। ठीक, अभी चालू करते हैं बार मैग्नेट। ठीक, उसके बाद ये टॉपिक्स हम आगे देखेंगे। अपना आगे का पार्ट चलेगा बार मैग्नेट पे। तो बार मैग्नेट याद रखिएगा, एक स्ट्रेट मैग्नेट होता है जिसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक, इसकी प्रॉपर्टी नंबर 1 रहेगी कि बोथ द मैग्नेटिक पोल्स आर इक्वल इन स्ट्रेंथ। दोनों जो पोल रहेंगे हमारे पास, इनकी स्ट्रेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी। और एक मैग्नेट की इन जनरल प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ये क्या होता है? मैग्नेट्स आर ऑलवेज फाउंड एज इनसेपरेबल डाइपोल्स। मतलब कि मैग्नेट हमेशा डाइपोल के फॉर्म में ही पाए जाएंगे। मैग्नेटिक मोनोपोल मतलब सिर्फ नॉर्थ जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। जहां भी हमको मैग्नेट मिलेगा, दोनों मैग्नेट के पास हमेशा दोनों पोल रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि इस मैग्नेट को अगर मैं बीच से ब्रेक भी कर दूं तो हमारे पास दो छोटे मैग्नेट मिल जाएंगे जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल दोनों होंगे। देखो, नॉर्थ और साउथ।
तो इनके बोलने का मतलब क्या है कि जो मैग्नेट रहेंगे वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेंगे, इनसेपरेबल डाइपोल के फॉर्म में। और पहला पॉइंट क्या था कि नॉर्थ और साउथ का जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 3, इसको वापस ले आते हैं, ये बात बाद में देखेंगे। पार्ट नंबर 3, आप देख पा रहे हैं कि मैग्नेट का जो पोल्स है वो एग्जैक्टली एंड पे नहीं होते। जैसे कि ये बोलूं, ये मैग्नेट की ज्योमेट्रिकल लेंथ है एल जी, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। और एक होगा हमारे पास जो साउथ और नॉर्थ की एक्चुअल लोकेशन है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा, लेंथ इफेक्टिव, यानी ये क्या होगा, मैग्नेटिक लेंथ, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ये मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ है या फिर मैग्नेटिक लेंथ है। मैग्नेटिक लेंथ के लिए एक साइनोनिम और है क्या, इफेक्टिव लेंथ। अब आपको मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ बोले या इफेक्टिव लेंथ बोले, इसका मतलब क्या रहेगा, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ठीक, और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होगी, टोटल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। एक हम दोनों हमारे पास इसकी इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है जिससे क्वेश्चंस भी आते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ध्यान देंगे। ठीक, क्या रिलेशन रहेगा कि जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ है वो मैग्नेट की हमेशा किससे कम होगी, ज्योमेट्रिक लेंथ से। और कितने फैक्टर से कम होगी ये भी याद रखिएगा। इफेक्टिव लेंथ या फिर मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट इज 5-6 टाइम्स द ज्योमेट्रिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक, ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, छोटे साइज के क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन बनते हैं। ठीक, अब इस पे जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं, इफ ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल लेंथ of a bar magnet is 5 centimeter, then what is the effective length, इफेक्टिव लेंथ मतलब क्या, मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो यहां पे आप क्या आंसर करेंगे, देखो ज्योमेट्रिकल लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर, तो ज्योमेट्रिकल लेंथ की वैल्यू हो गई आपके पास 5 सेंटीमीटर, और इफेक्टिव लेंथ आपसे पूछी गई है कितना, अननोन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक, तो 5/6 ज्योमेट्रिकल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो इफेक्टिव लेंथ कितनी आ गई, 25/6। अगर इसको डिवाइड कर लोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 4.16 सेंटीमीटर। ये कौन सी लेंथ है जिसमें मैग्नेट का पार्ट एक्चुअली में एक्टिव है, नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस है, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ के पोल के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4.16 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। क्या क्या प्रॉपर्टी देखी हमने, कि अगर बार मैग्नेट है तो इसके दोनों पोल्स इक्वल इन स्ट्रेंथ रहेंगे, मैग्नेट हमेशा इनसेपरेबल डाइपोल के फॉर्म में मिलेंगे हमको, और जो हमारे पास इफेक्टिव लेंथ या मैग्नेटिक लेंथ है वो ज्योमेट्रिक लेंथ से हमेशा कम होगी। और किस फैक्टर से कम होगी, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू 5/6 ऑफ द ज्योमेट्रिकल लेंथ ऑफ द मैग्नेट। ठीक, ये हमारे पास ये बार मैग्नेट का फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गया क्लोज। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। शुरू करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नंबर 1 रहेगी, देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। कुछ प्रॉपर्टीज उनसे अलग है, कुछ प्रॉपर्टीज उनके जैसी है। जैसे पहली प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए अलग है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नंबर 1 है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज्ड
लूप्स। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसे लूप्स बनाते हैं? क्लोज्ड लूप्स, मतलब इनके जो फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे हो रहा था कि देखो प्लस हमारे पास सोर्स होता था, माइनस हमारे पास सिंक होता था, तो ये ओपन लाइंस थी। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे किसी भी जगह पे, नॉर्थ या साउथ, यहां अब देखो नॉर्थ में फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होंगी, साउथ में डिसिपेट तो होंगी, लेकिन यहां पे खत्म नहीं होंगी, साउथ से वापस अंदर जाएंगी कहां पे? नॉर्थ पे। तो ये जो लूप बनेगा ये हमेशा कैसा लूप रहेगा? क्लोज्ड लूप। ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक। प्रॉपर्टी नंबर टू बिल्कुल सेम है, क्या कि डायरेक्शन ऑफ line of force can be predicted by drawing a tangent at any point on field line। फील्ड लाइन में अगर मेरे को इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए लाइन ऑफ फोर्स की, तो मैं क्या करूंगा? एक टेंजेंट बनाऊंगा और नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए एक एरो लगा लूंगा। इस पॉइंट पे अगर बतानी हो तो इधर बताऊंगा, इस पॉइंट पे अगर बतानी हो तो इधर बताऊंगा, इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, उसके बाद ऐसे। ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम किससे बता सकते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 3 फिर सिमिलर है, क्या? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ सरफेस एरिया is used to predict strength of magnetic field। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है तो मैं क्या देखूंगा कि एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से, जैसे इस सरफेस एरिया से टोटल कितनी लाइंस पास हो रही है? 3। लेकिन अगर मैं इसी लाइंस को आगे बढ़ाऊं, ये ऐसे, और इस सरफेस एरिया को लूं, तो इस सरफेस एरिया से देखो लाइन कितनी लाइंस पास हो रही है? 1। तो जहां से इस पॉइंट का B1, इस पॉइंट का नाम B2, तो आप देख पाओगे कि अगर B1 एरिया से ज्यादा लाइंस पास हो रही है कंपैरिजन टू B2, तो B1 का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा किससे? B2 से। मैग्नेटिक फील्ड वहां ज्यादा मजबूत होगी जहां पे नंबर ऑफ लाइंस की डेंसिटी या फिर क्लोजनेस क्या होगी? ज्यादा। ठीक। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 3। इसके बाद अगला पॉइंट फिर सेम रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस do not touch or cut each other। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो कभी एक दूसरे को टच करती है, ना तो कभी एक दूसरे को कट करती है। ठीक। ये क्यों नहीं करती? एज इफ टू लाइंस टच और कट ईच अदर, there would be two directions of field for same point। एक सेम पॉइंट के लिए फील्ड की दो डायरेक्शन ना हो, इसलिए हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो कभी एक दूसरे को टच करती है और ना तो कभी एक दूसरे को कट करती है। ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रॉपर्टीज अगर आप लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं, क्या? प्रॉपर्टी नंबर 5, डेंसिटी ऑफ लाइंस इज ग्रेटेस्ट नियर द पोल्स। ठीक। लाइंस की डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे होती है? पोल्स पे। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रांग कहां रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट नियर पोल्स।
पोल्स के पास, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, ये पार्ट को आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और ये सारी प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है। एक बात ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी लाइंस होती है, ओपन लाइंस होती है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाती है, क्लोज्ड लूप्स। ठीक, एक लास्ट प्रॉपर्टी और कर लेते हैं कि अगर आपको एक यूनिफॉर्म फील्ड दी जाए, 6 यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको कैसी नजर आएगी, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में था सेम वैसे ही, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस। लेकिन अगर आपको कर्व वाली लाइंस मिली तो ये कैसी फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, ये हमारे पास सारे पॉइंट्स रहेंगे, इनको नोट कर लीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला रहेगा हमारे पास मैग्नेटिक इंटरैक्शन एंड फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस, जैसे फंडामेंटली आप जानते हैं कि अगर मैं दो नॉर्थ पोल को सामने रख दूं तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। और यहां पे अगर अपोजिट पोल्स को सामने रख दूं तो यहां क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, यहां रिपल्शन फोर्स। ठीक, अब देखो ये हो गया मैग्नेटिक इंटरेक्शन की लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट। ठीक, इसके बाद अगला देखोगे कि फील्ड लाइंस का बिहेवियर कैसा रहेगा। नॉर्थ से निकलेंगी और कहां एंटर करेंगी, साउथ में, और साउथ के बाद वापस कहां अंदर चले जाएंगी, नॉर्थ में। ये हमारे फील्ड लाइंस का बिहेवियर रहेगा। जो पैरेलली जाती है वो सीधी निकल जाती है, यहां सीधी एंटर होती है। चालू कहां से होती है, नॉर्थ पोल से, डिसिपेट कहां होती है, साउथ पोल पर। और मैग्नेट के इंटरनली लगातार क्या होता रहता है, फील्ड फ्लो होती रहती है। ठीक, इस केस में और इस केस में भी हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी नजर आती है। तो देखो, नॉर्थ से आपको हर बार क्या करना है, ओरिजिनेट करना है, और साउथ में नियरेस्ट साउथ कौन सा मिल रहा है, सामने वाला, तो सामने वाले में डिसिपेट होगा। कुछ लाइंस ऊपर से डिसिपेट होंगी, लेकिन ओरिजिन कहां होगा, नॉर्थ में, और डिसिपेशन कहां होगा, साउथ में। ठीक, ये हो गया। अब इस साउथ में कोई और फील्ड आ रही होगी, इस नॉर्थ से फील्ड जा रही होगी। ठीक, और यहां पे नॉर्थ नॉर्थ है तो देखो दोनों फील्ड लाइंस ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो इन दोनों की फील्ड लाइंस कट ना हो इसलिए रिपल्शन होता है, नॉर्थ साउथ। जैसे यहां से जो लाइन निकली वो बिना कट किए यहीं घूम जाएगी, और कौन से पोल में एंटर करेगी, अपने ही साउथ पोल में। ठीक, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर। अगर नॉर्थ के सामने साउथ रहा तो डायरेक्ट एंट्री मिलेगी, नॉर्थ के सामने नॉर्थ रहा तो फील्ड लाइंस कट ना करे, इस कारण इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्शन। जिसमें एंट्री मिल रही है उसमें क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। और यहां पे अगर दूसरा मैग्नेट नहीं है तो अपने ही नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है और कहां डिसिपेट होते हैं, साउथ में। लेकिन अंदर भी लाइंस कंटिन्यूड रहती है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी देखे क्या, फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। ठीक, ये हमारा अगला छोटा टॉपिक था। इसके बाद अब आगे बढ़ाएंगे, मेन काम अब यहां से शुरू होता है। ठीक है, मेन काम जो शुरू होगा वो रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल का, वहां से आगे बढ़ाते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वो क्या होता था कि अगर दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन पोलैरिटी अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, उनको एक शॉर्ट डिस्टेंस से अगर सेपरेट कर दिया जाए, जिसका लेंथ हम क्या लेते थे, 2 टाइम्स एल,
तो इसको क्या बोला जाता था? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, वैसे ही मैग्नेट के केस में अगर हम दो पोल्स माने, एक नॉर्थ एक साउथ, नॉर्थ को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्लस एम। क्यों? क्योंकि यहां से लाइंस ओरिजिनेट होती है और यहां डिसिपेट होती है, तो एस को क्या मानेंगे? माइनस एम। तो दो अगर मैग्नेटिक पोल्स हैं, टू मैग्नेटिक पोल्स separated by a small length, ये दो मैग्नेटिक पोल सेपरेटेड बाय अ स्मॉल लेंथ, ये जो अरेंजमेंट है इसको आप क्या बोलते हो? डाइपोल। कैसा डाइपोल? मैग्नेटिक डाइपोल। अब आप बोलोगे इसमें ये M क्या है, तो M क्या रहेगा? M इज द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मोनोपोल, मोनोपोल। अब देखो दोनों है साथ में, लेकिन इंडिविजुअल पोल की स्ट्रेंथ अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन अगर दोनों की स्ट्रेंथ, टू मैग्नेटिक पोल्स, यहां एक चीज और लिखनी थी क्या? ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। इक्वल स्ट्रेंथ के अगर दो पोल्स एक स्मॉल लेंथ से सेपरेट किए जाए तो ऐसे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, M क्या है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मोनोपोल। L क्या है? 2L लेना चाहिए। ठीक है, ये यहां से यहां तक जो लेंथ है ये क्या है हमारी? 2 टाइम्स L। इन दोनों का जो सेंटर वाला पॉइंट है ये सेपरेट करता है किसको? यहां से यहां तक L और यहां से यहां तक फिर से L। 2L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स। पोल्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल रहे हो आप? 2 टाइम्स L। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल किससे रिप्रेजेंट करते थे? P से। P क्या होता था? Q इंटू 2 टाइम्स L, ये होता था। यहां पे जो मैग्नेटिक डाइपोल है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? M से। किससे करेंगे? M से। और ये दोनों क्वांटिटीज हम इलेक्ट्रिक में पढ़े थे तो भी वेक्टर था, मैग्नेटिक में पढ़ रहे हैं तो भी ये क्या है? वेक्टर। ठीक, और हमने मैग्नेटिक डाइपोल ऑलरेडी पढ़ रखा है किसके लिए? जब हमारे पास करंट कैरिंग लूप था। लेकिन जब ओरिजिनल मैग्नेट्स है उसके लिए भी मैग्नेटिक डाइपोल निकाला जाएगा और उसको कितना लिखा जाएगा? एक स्ट्रेंथ, एक की स्ट्रेंथ कितनी है? M, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 टाइम्स L। M इंटू 2L, ये होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। देखो यहां पे ये क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उसी की जगह जब हमारे पास मैग्नेट्स आ गए, M स्ट्रेंथ का मैग्नेट है और कितना लेंथ है? 2L, तो इसको क्या बोला जाएगा? इस टर्म को मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि चार्ज के केसेस में देखा था हमने कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, ये हमारे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी। उसी तरह सिमिलरली जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी भी डायरेक्शन कहां से कहां होगी? साउथ टू नॉर्थ। ये क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कहां से कहां होगा? साउथ से नॉर्थ। ठीक, ये आई होप कंपैरिजन आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल के बीच में। कौन जो टर्म्स है वो लगभग सिमिलर है। यहां पे Q है, यहां पे क्या आ रहा है? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ। यहां पे चार्ज था, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ नॉर्थ से ओरिजिनेट हो रही है लाइन तो प्लस M दिया है, साउथ पे डिसिपेट हो रही है इसलिए माइनस M दिया है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2 टाइम्स L। अगर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ एक पोल का और 2L को हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के केस में डायरेक्शन कहां से कहां रहती है? नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल। यहां नेगेटिव पोल कौन सा है? साउथ, इसी के लिखे माइनस M, और पॉजिटिव पोल कौन सा है? नॉर्थ, तो उसके लिए क्या लिखे? प्लस M।
आई होप इन दोनों के बीच का कंपैरिजन भी समझ में आया होगा और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और डाइपोल अपने आप में आपको समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं काम अपना। अगला देखते हैं इसकी यूनिट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी अभी डिफाइन किया, m बराबर क्या होता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंटू 2 टाइम्स लेंथ। ठीक, इसकी डायमेंशन यहां निकालने के कंपैरेटिवली जब आपने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स में निकाला था फॉर करंट लूप, तब आपने क्या लिखा था, n नंबर ऑफ लूप्स करंट इनटू एरिया। ये याद आया, नंबर ऑफ लूप करंट इनटू एरिया। तो यहां से हमने इसकी यूनिट निकाली थी, क्या निकाली थी, करंट की यूनिट एम्पियर और एरिया की यूनिट क्या हो गई, मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर ये किसकी यूनिट होती है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। ये कब हमने कैलकुलेट किया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इन केस ऑफ करंट लूप्स। NIA यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक, यहां से एक काम और करना है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है इसकी भी हम क्या निकाल ले, यूनिट निकाल ले। इसकी यूनिट अभी भी पता चली क्या है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, यहां क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, ये मीटर है ना, और ये मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंटू लेंथ की यूनिट फिर क्या हो जाएगी, मीटर। तो ये मीटर और मीटर कैंसल हो गया। ये क्या है, m फॉर मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या आ गई, पोल एम्पियर इंटू मीटर, ये याद रखना। ये क्या है, एम्पियर, ये क्या है, मीटर। और मैग्नेटिक मोमेंट m की यूनिट क्या निकाल के दिए, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये दोनों तीनों चीजों की यूनिट ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला भी याद रखना है, इस पे क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, m इंटू 2l। ठीक है, और ये 2l है, ये बस किस चीज पे मैटर करता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। और कैसा डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। अब इस पे क्वेश्चंस देखते हैं, यूनिट ध्यान रखिएगा, डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक वाले की वैल्यू कितनी है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं। ठीक, डायरेक्शन भी एक बार और देख लेते हैं, हमेशा किधर रहेगी, साउथ टू नॉर्थ। किसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। टोटल एक बार और कंक्लूड कर लेते हैं, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मैग्नेट के लिए m इंटू 2l, करंट लूप के लिए n इंटू i इंटू a, यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, डायरेक्शन क्या रहेगी, साउथ टू नॉर्थ। इससे एक चीज और कैलकुलेट की, क्या, पोल स्ट्रेंथ की यूनिट। पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या रहेगी, एम्पियर इंटू मीटर। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ाते हैं। देखो, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेट्स इफ अ बार मैग्नेट। देखो, बार मैग्नेट बोला, बार मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं, बार मैग्नेट इक्वल पोल्स स्ट्रेंथ, ये पढ़ के आ रहे हो। और अगर इक्वल पोल स्ट्रेंथ हो गया दोनों साइड, साउथ और नॉर्थ का, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या रहा होगा, डाइपोल। अब देखो, ये डाइपोल था नॉर्थ और साउथ, एक मैग्नीट्यूड प्लस m, एक का मैग्नीट्यूड माइनस m। इस कट इन हाफ, इसको हाफ में काटा गया दो तरीकों से, एक बार वर्टिकली काटा गया, ठीक, और एक बार कैसे काटा गया, हॉरिजॉन्टली काटा गया, ऐसे। ठीक, तो दोनों केस में देखेंगे, ये वाला हॉरिजॉन्टल वाला है और ये वाला वर्टिकल वाला केस है। देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर मैग्नेट को हम बीच से तोड़ दें तो हमको इंडिविजुअल पोल्स नहीं मिलेंगे, हमको क्या मिलेगा, दो नए मैग्नेट्स मिलेंगे। तो दो नए मैग्नेट्स बना लेते हैं छोटे साइज के, ये एक पोल, एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट। ठीक, दोनों में क्या होगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और साउथ। अब देखो, इसकी लेंथ टोटल कितनी थी,
12, हमको यहां नीचे दिया हुआ इफ पोल स्ट्रेंथ इज m एंड लेंथ इज 12, तो L लेंथ का हमारे पास दो मैग्नेट हो गए। ठीक, L लेंथ के दो मैग्नेट हो गए और हर एक की स्ट्रेंथ कितनी रहेगी, m माइनस m। अगर बीच से काटा गया है, मैग्नेट की चौड़ाई तो इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा, सेम। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोला मैंने कि अगर मैग्नेट का चौड़ाई को काटा नहीं जा रहा है, सिर्फ कैसे काट रहा है, उसको बीच से काट रहा है, तो उसके मैग्नेटिक स्ट्रेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो इसको बीच से काटा तो इस पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। अगर इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो यहां पे जो नया मैग्नेट बनेगा ये भी कितने स्ट्रेंथ का रहेगा, सेम। तो यहां पे भी क्या बना, प्लस एम माइनस एम। तो अब यहां पे देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट नए वाले मैग्नेट का क्या लिख लेते हैं, एम डैश। एम डैश का वैल्यू कितना आ गया, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m इंटू लेंथ कितना है L, टोटल लेंथ हो गया L। और हमारे पुराने मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होगा, देखो स्ट्रेंथ कितना है m और लेंथ कितना है 2L। तो यहां आप देख पा रहे हो कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो गया है, हाफ हो गया है। क्यों, यहां m इंटू 2L है और यहां m इंटू L है। ठीक, ये वाला ध्यान रखिएगा। सेकंड केस, अभी भी बोला कि अगर चौड़ाई को काट दिया जाए मैग्नेट की, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो ये प्लस एम था, ये प्लस एम को अगर आपने बीच से काट दिया, माइनस एम को बीच से काट दिया, तो दो मैग्नेट मिलेंगे जिनकी लेंथ तो सेम होगी, लेकिन अब पावर मैग्नेट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगा, हाफ, एम बाय टू माइनस एम बाय टू प्लस एम बाय टू माइनस एम बाय टू। अभी भी लेंथ कितनी बनी हुई है, 2L। यहां भी लेंथ अभी भी कितनी बनी हुई है, 2L। यहां पे अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं, एम डबल डैश। वैल्यू कितनी है मैग्नेट की, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की, एम बाय टू, और लेंथ कितनी है, अभी भी 2L है। तो जो नया मैग्नेट आया हाफ कटा हुआ, उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कितनी हो गई, m इंटू एल। और जो पुराना वाला मैग्नेट था वहां कितनी वैल्यू है, m इंटू 2L। ठीक, तो यहां पे अगर हम रिजल्ट को साफ सुथरे तरीके से लिखे तो हम क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन। तो ये क्वेश्चन को मैं हटा रहा, यहां हम करेंगे कंपैरिजन। ठीक, कंपैरिजन करते हैं। देखो ये पुराना मैग्नेट का हमारा वैल्यू था m, कितना वैल्यू आया था, m इंटू 2L। अगर मैग्नेट को कैसे काटा गया, वर्टिकली काटा गया है, तो 1, ये सेकंड था ना, वर्टिकली। वर्टिकली के लिए क्या मिल रहा है हमको, नया मैग्नेटिक मोमेंट m डैश बराबर m इंटू एल। और जब हॉरिजॉन्टली काटा गया था, हॉरिजॉन्टली, तो मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू क्या मिला, m डबल डैश बराबर m इंटू, यहां भी क्या मिला, l। देखो आखिरी वैल्यू क्या मिली, m इंटू एल। तो दोनों ही केस में देख रहे हैं कि मैग्नेट को आप हॉरिजॉन्टली काटो या वर्टिकली काटो, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या हो जाता है, हाफ। तो ये ध्यान रखना, ये नोट वाला पॉइंट रहेगा। इफ अ मैग्नेट, बार मैग्नेट की बात चल रही है, ठीक है। इफ अ बार मैग्नेट इज कट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इन हाफ, इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोले या मैग्नेटिक मोमेंट बोले, इज रिड्यूस टू हाफ। इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन लिखते हैं इसके बाद। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो रहेगा, इफ अ बार मैग्नेट of length 2L is turned into a semicircle find the
मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट। ठीक, अब देखो ये हमारे पास एक बार मैग्नेट था, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ पे प्लस एम, साउथ पे माइनस एम, लेंथ कितना है 2l। इसको हमने बेंड कर दिया, और बेंड करके क्या बना लिया, एक सेमी सर्कल बना लिया। ठीक, सेमी सर्कल बना लिया। सेमी सर्कल का जो हमारे पास ये जानते हैं कि इसका सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस कितना होगा, यहां से मान लो रेडियस है r, तो ये कितना हो जाएगा, पूरे सर्कल का होता था 2πr, तो हाफ सर्कल का क्या होगा सरकमफेरेंस, पाई r, सरकमफेरेंस। ठीक, सरकमफेरेंस किससे बना हुआ है, इसी मैग्नेट को मोड़ के बना हुआ है, तो इस मैग्नेट का जो सरकमफेरेंस है इस मैग्नेट के लेंथ के बराबर होगा, तो पाई r आया, ये किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स l के। तो यहां से आप रेडियस का वैल्यू कितना निकाल सकते हो, 2l बाय पाई, ये निकल गया रेडियस का वैल्यू। अब देखो ये नॉर्थ था तो ये नॉर्थ अभी भी इधर रहेगा, ये साउथ था तो साउथ अभी भी इधर रहेगा। और मैग्नेटिक मोमेंट जब हम निकाल रहे थे तब हमने शुरू में ही बोला था कि हम हमेशा दोनों पोल के बीच का क्या देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हम लोग लेंथ ये वाली नहीं लेंगे, कौन सी लेंथ लेंगे, शॉर्टेस्ट लेंथ। तो ये r और r, तो लेंथ बिटवीन द मैग्नेट्स कितना हो गया, 2r, कितना हो गया 2 टाइम्स r। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, इसके लिए प्लस m, यहां पे माइनस m, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया m, और लेंथ कितना हो गया 2 टाइम्स r। ठीक, यह आ गया नया मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आया, लेंथ कितनी हो गई 2r, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन द पोल्स। r का वैल्यू हम निकाल के बैठे हैं l के टर्म्स में ताकि कंपैरिजन हो सके। क्या लिखोगे, m इंटू 2 टाइम्स r का वैल्यू कितना है 2l बाय पाई। तो यहां नया मैग्नेटिक मोमेंट जो निकला m डैश, उसका वैल्यू कितना आएगा 4ml बाय पाई, 4ml बाय पाई। ठीक है, पुराने वाले का कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, m इंटू 2 टाइम्स l, खत्म। ठीक, ये हो गया पुराना मैग्नेटिक मोमेंट और ये हो गया नया मैग्नेटिक मोमेंट। अब यहां अगर आपको बस ये चेक करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो इसको हम बस डिवाइड करके देख लेंगे। 4 अपॉन पाई को, 4 अपॉन पाई को अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 अपॉन पाई का वैल्यू 3.14, 4 अपॉन 3.14, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 पॉइंट समथिंग समथिंग, और यहां पे क्या वैल्यू है 2। तो आप देख पा रहे हो कि जो पुराना वाला मैग्नेटिक मोमेंट है अभी भी किससे ज्यादा है, नए मैग्नेटिक मोमेंट से। m इज ग्रेटर देन m डैश, क्यों, m डैश नए वाले मैग्नेटिक मोमेंट में कितना है 1 पॉइंट समथिंग समथिंग m इंटू एल, और पुराने मैग्नेटिक मोमेंट में कितना आया था 2 टाइम्स m इंटू एल। तो नया पुराना जो मैग्नेटिक मोमेंट था वो टर्न करने के बाद के मैग्नेटिक मोमेंट से अभी भी क्या है, ज्यादा है। ठीक, ये हो गया अगला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखेंगे फिर टाइप चेंज करेंगे। अगला जो हमारे पास टाइप है उसको एक रिजल्ट के जैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, यहां नॉर्थ यहां साउथ, और एक मैग्नेट को इसके एंगल में रख दिया ऐसे, यहां नॉर्थ यहां साउथ, दोनों मैग्नेट्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो देखो यहां मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन बनेगा, साउथ टू नॉर्थ, यहां भी मैग्नेटिक मोमेंट किधर बनेगा, साउथ टू नॉर्थ। यहां पे मान लो m1 बना, यहां पे क्या बना m2, दोनों वेक्टर है, तो इन दोनों का जो एडिशन होगा और एक नया मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा फाइनल, वो कैसा एडिशन होगा, वेक्टर एडिशन होगा। ठीक, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइनल मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू रूट ओवर मैग्नेटिक मोमेंट के 1 का स्क्वायर प्लस मैग्नेटिक मोमेंट 2 का स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा। दिस इज जस्ट द वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन कर रहे हैं किसका, मैग्नेटिक मोमेंट 1 और मैग्नेटिक मोमेंट 2 का, किस चीज के लिए, टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक, ये रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट का एडिशन। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं इस थ्योरी पे, उसके बाद एक छोटा सा इसमें रिजल्ट और डालेंगे, फिर काम खत्म करेंगे। ठीक,
चलो इसमें क्वेश्चन यही लिख देता हूं। एक ऐसा मैग्नेट है और एक ऐसा मैग्नेट है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख दिया गया, नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ। देखो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कहां बनेगा, साउथ टू नॉर्थ, इसका भी प्लस एम है, यहां माइनस एम, प्लस एम माइनस एम। इसका मैग्नेटिक मोमेंट का नाम रख लेते हैं M1, इसके मैग्नेटिक मोमेंट का नाम रख लेते हैं M2, साउथ टू नॉर्थ। तो देखो एक ऊपर बन रहा है, एक इधर बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। पहले इंडिविजुअली वैल्यू निकाल लेते हैं। M1 की वैल्यू क्या आएगी, M इंटू लेंथ कितना होगा 2L, M2 का भी लेंथ सेम है, M इंटू 2L, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट M बराबर कितना आएगा, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस थीटा। कितना आएगा, M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस 2M1 M2 कॉस थीटा। ठीक, ये वाली बात हो गई। अब जैसे ही इसमें वैल्यू डाल दोगे, देखो m इंटू 2L, m इंटू 2L दोनों का वैल्यू सेम है, इसका वैल्यू ले लेते हैं x, इसका वैल्यू ले लेते हैं x। क्या डल जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x1 x2 कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। इसको मैं उड़ा रहा, इसको फॉर्मूले को इधर लिख दे रहा, ठीक है ना, एक सेकंड पॉज कर रहा। ये हमारे पास cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट की नेट वैल्यू कितनी आ गई, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। cos 90 का वैल्यू 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट का नेट वैल्यू कितना आया, रूट ओवर 2 टाइम्स एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, क्या आया, रूट 2 टाइम्स एक्स। एक्स का वैल्यू कितना था, m इंटू 2L। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना आया, रूट 2 टाइम्स m इंटू 2L। ठीक, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, इधर लिख दे रहा, 2 रूट 2 ml, ये फाइनल आंसर है। ठीक, और ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक लास्ट चीज और बच गई कि ये जो नया मैग्नेटिक मोमेंट बना, इसका ये M1 के साथ एंगल कितना रहेगा। इसका एंगल रख लेते हैं अपन, चलो अल्फा नाम रख लेते हैं। ठीक, तो ये अल्फा का वैल्यू हम किसके फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, tan के फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे। ये फॉर्मूला बस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जनरली नहीं पूछता। tan अल्फा इक्वल टू, देखो अगर M1 के साथ एंगल निकाल रहे हो तो ऊपर कौन रहेगा, M2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 का ही। अगर तुम M1 के साथ एंगल निकाल रहे हो तो ऊपर नीचे थीटा थीटा किसके साथ रहेगा, M2 के साथ, M2 कॉस थीटा। ये फॉर्मूला बस ध्यान रखना, कभी कभार पूछ देता है। tan अल्फा इक्वल टू, अगर M1 के साथ एंगल निकाल रहे हैं तो ऊपर भी M2 रहेगा, नीचे भी M2 रहेगा जब एंगल के साथ है, और जो एंगल के साथ नहीं है वो सीधे सीधे रहेगा। M2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉस थीटा। ये क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट M एंड M1। ठीक, यहां पे अपना ये टॉपिक हो जाता है क्लोज। ठीक, अब इसके बाद जो अगला काम रहेगा वो हमारे पास ये रहेगा, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, और हम लोग देखेंगे मैग्नेट के कारण अलग अलग जगह पे फील्ड निकालने का काम। जैसा कि नॉर्मल इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, अब उसी की जैसे मैग्नेटिक डायपोल के कारण भी अलग अलग लोकेशन पे हम क्या निकाल के देंगे, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। चलो अगला देखने वाले हैं कूलम्स लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। कूलम का लॉ मैग्नेटिज्म में भी वैलिड होता है। अगर हम मैग्नेटिक मोनोपोल्स की बात करें, देखो अगर ये M1 मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का एक मैग्नेट है, कोई पोल है, और ये M2 मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का पोल है। ठीक, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होगा ये देखते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 इंटू M2, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 1, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 2। जैसा कि सेकंड देखे वैसे इसमें भी रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 बाय R स्क्वायर।
प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो क्या लगेगा, इक्वालिटी लगाओगे क्या, k टाइम्स m1 m2 बाय r स्क्वायर। यहां पे इस k की वैल्यू क्या रहेगी, अगले लाइन में लिखते हैं, ये फाइनल आंसर रहेगा हमारा, f इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। ठीक, और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो भैया वेक्टर फॉर्म में एकदम इजी हो गया, सोचने का तरीका अगर तुम्हारा सेट है तो m1 m2 बाय r स्क्वायर है, किस डायरेक्शन में होगा, अलोंग r कैप होगा, अलोंग r कैप होगा। और r कैप जो यूनिट वेक्टर है वो बना कैसे होता है, पूरा पूरा वेक्टर r अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r। वेक्टर r के पास क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिए, सिर्फ क्या बचा, डायरेक्शन जो r कैप से आ रहा है। म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर अलोंग r कैप, r क्या है इन दोनों के बीच का रेडियस वेक्टर, तो ये f का वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2, ये क्या हो गया, r वेक्टर ऊपर, और देखो यहां एक r स्क्वायर पहले से था, r स्क्वायर इंटू एक r का मॉड्यूलस और आ गया, फाइनल वैल्यू क्या बनी, f इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 r वेक्टर अपॉन r का क्यूब। r क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, r वेक्टर क्या है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। ठीक, ये क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म, स्केलर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। एक चीज और, जो म्यू नॉट बाय 4 पाई था उसका वैल्यू यूनिट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है क्या, 10 टू द पावर -7 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, ये वाली जैसे ही बात हो गई, यहां से आपको म्यू नॉट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ध्यान रखिएगा, इतना ऐसे छोटा सा टॉपिक है, बताने के लिए बता दिया ताकि कूलम्स लॉ रिवाइज हो जाए, फिर आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखिएगा, ये जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव होगा अगर ऑपोजिट पोल्स है, अपोजिट पोल्स है, कौन, m1 और m2, और रिपल्सिव होगा कब, जब लाइक पोल्स है, लाइक पोल्स है, कौन, m1 और m2। अट्रैक्टिव कब, जब अपोजिट पोल्स, रिपल्सिव कब, जब लाइक पोल्स। ठीक, आगे बढ़ाते हैं। चलो, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को यहां डिफाइन करेंगे, क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ हाइपोथेटिकल का मतलब इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल का मतलब क्या, इमेजिनरी। मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी नॉर्थ पोल। क्यों इमेजिनरी बोला, क्योंकि हाइपोथेटिकली एक अकेला मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, लेकिन मैंने इमेजिन कर लिया कि एक सिर्फ नॉर्थ पोल को रख लिया गया। ठीक, नॉर्थ पोल ऑफ यूनिट पोल स्ट्रेंथ इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को किससे डिफाइन किए, फोर्स एक्सपीरियंस्ड, एक मान लो मैंने मैग्नेटिक नॉर्थ पोल रख दिया, ठीक, इसको किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे, इस नॉर्थ पोल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगा, ठीक, उस फोर्स को हम डिवाइड कर देंगे किससे, उसके पोल स्ट्रेंथ से। ये क्या है, फोर्स अपॉन पोल स्ट्रेंथ। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ hypothetical north pole is known as magnetic field strength। ठीक,
ये हो गई हमारी बात। इससे इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की। एक यूनिट यहां से नई वाली आ जाएगी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की यूनिट अभी अभी देखे क्या, एम्पियर इंटू मीटर। तो एक यूनिट बन गई नई क्या, न्यूटन इंटू एम्पियर मीटर पावर -1। एक ही नई यूनिट बन गई किसकी, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और ऐसे जनरल यूनिट क्या रहती है, टेस्ला। किसमें मेजर करते हैं, टेस्ला। ये पिछले चैप्टर से देखते आ रहे हैं, ठीक, टेस्ला, माइक्रो टेस्ला, ठीक। ये कौन सी यूनिट रहेगी, एसआई यूनिट रहेगी, ठीक। ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल। ये जो वीडियो रही हमारे पास, ये पूरा पूरा कवर कर रही है किसका, फंडामेंटल्स ऑफ मैग्नेटिज्म, जो सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्ट है मैग्नेटिज्म का, इस वीडियो में वो कवर किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड के लिए कुछ डेरिवेशंस रहेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, और वो जो 3 मटेरियल्स की बात की गई, कौन कौन से, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, उन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के साथ हमें चैप्टर क्या कर देंगे, क्लोज। क्वेश्चंस भी रहेंगे अगले वीडियो में, तो ध्यान से कीजिएगा। बेसिक्स को स्ट्रांग कीजिए इस वीडियो को देख के, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे, ठीक। थैंक यू।